स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछला लेक्चर हमने लिया था संसद का और हमारे अभी 4 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। और मित्रों आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा संसद का पार्ट 5 है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। यानी राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनकी हम जो है विशेष और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि आप जो है पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा जितने भी मैंने अभी तक लेक्चर्स डाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। देखिए कह रहा है राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपसभापति चुनती है और जब किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपसभापति चुनते हैं। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो राज्यसभा अपनी होती है वो राज्यसभा सदस्यों में से ही उपसभापति का चुनाव करती है। और जब भी हम क्या करते हैं कि उपसभापति मान लीजिए जब उपसभापति का स्थान जो है खाली हो जाता है तो उसी की बात करें कि फिर से हम जो है नया उपसभापति चुन लेते हैं। और मित्रों जो बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में कही थी कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है वैसी शक्तियां ही राज्यसभा के उपसभापति और सभापति के पास होती है। यानी अगर कुछ मामलों में देखें विशेष रूप से तो कम होती है लेकिन कुछ मामलों में हम देखेंगे कि उनके पास जो है कम शक्तियाँ होती है और जैसे उनको हटाया जाता है वैसे ही जो है राज्यसभा के उपसभापति और सभापति को भी हम हटाते हैं। इस बात को मैंने आपको जो है उस लेक्चर में भी बताया था। और देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित के कारण यानी जो है उपसभापति होगा उसको हम किस किस कारणों से हटा सकते हैं। कह रहा है यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए यानी अगर मान लो वो राज्यसभा से अपनी सदस्यता दे दे यानी इस्तीफा दे दे अपने सदस्यता से तो जो है उसका उपसभापति का पद हम रिक्त कर देंगे। इसके अलावा वो इस्तीफा सौंप दे या फिर राज्यसभा में बहुमत के द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए लेकिन ऐसा प्रस्ताव हमें 14 दिन पूर्व नोटिस के बाद ही उसको दे सकते हैं। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ना उसको जो है 3 कारणों से हम जो है हटा सकते हैं। यानी 3 कारणों से वो अपना पद छोड़ सकता है। एक तो उसकी सदस्यता ही रद्द हो जाए या वह जो है इस्तीफा दे दे या फिर हम जो है उसको जो क्या करें कि उसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आए एक राज्यसभा में और उसको जो है उस प्रस्ताव के माध्यम से हम हटाएंगे। लेकिन ऐसा प्रस्ताव हम लेकर के आएंगे कब, जब यानी कि 14 दिन पूर्व जो है हम उसको जानकारी दे देंगे। यानी मित्रों जब भी राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए हम प्रस्ताव लेकर के आएंगे ना तो राज्यसभा के उपसभापति को तो इस बात का पहले ही पता होगा कि मुझे जो है हटाने के लिए मेरे खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आया जा रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। आगे कह रहा है उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में काम करता है। सभापति की अनुपस्थिति में वह बतौर जो है सभापति काम करता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जब भी राज्यसभा में सभापति का पद जो है खाली होता है यानी सभापति उस समय नहीं होते हैं ना तो फिर वो सभापति की अनुपस्थिति में वो जो है बतौर सभापति काम करता है। ठीक है। और दोनों ही मामलों में इसके पास सभापति की सारी शक्तियां होती है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है चाहे वह राज्यसभा का उपसभापति हो या सभापति उसके जो है वह एक प्रकार से स्वतंत्र है। वह राज्यसभा के सभापति के जो है अधीनस्थ नहीं है यानी वो स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय ले सकता है। जिस प्रकार की शक्तियां हमने राज्यसभा के सभापति को दी है वैसी ही शक्तियां उसके पास भी होती है। आगे कहता है इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। और मित्रों वही बात मैंने अभी आपसे चर्चा की और लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वह भी लोकसभा के अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वो भी जो है स्वतंत्र रूप से काम करता है। यानी किसी भी प्रकार का संसद में अगर निर्णय लेना हो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तो वो जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। आगे कह रहे हैं सभापति की तरह ही उपसभापति भी सदन की कार्यवाही में दौरान पहले मत नहीं दे सकता। दोनों ओर से बराबर वोट पड़े तो निर्णायक मत दे सकता है। यह उल्लेखनीय है जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्यवाही में पीठासीन नहीं होता भले ही वह सदन में उपस्थित हो। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है क्योंकि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है ना वो सभापति की तरह ही यानी सभापति में भी मैंने आपको बताया था। और वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो उपसभापति होता है वह भी जो है पहली बार तो मत नहीं देगा। यानी जैसे मान लो कोई बिल आया राज्यसभा में, ठीक है। अब राज्यसभा में जो बिल आया ना तो राज्यसभा में जब भी वोटिंग होगी तो जो है जो राज्यसभा का सभापति होता है या जो उपसभापति होता है दोनों ही उस बिल पर वोटिंग नहीं करते। आप इस बात को समझ लीजिए। ठीक है। वो वोटिंग एक ही परिस्थिति में करेंगे। कौन सी में? मान लो कि वोटिंग हुई और जो है विपक्ष और पक्ष में जब जितने भी मत पड़े वो दोनों बराबर हो गए। ठीक है। मान लो ऐसा समझो आप
बिल आया और बिल के पक्ष में पड़े कितने वोट, मान लीजिए 100 वोट बिल के पक्ष में पड़े, ठीक है, और 100 वोट ही पड़े विपक्ष में। अब उस स्थिति में क्या करें, उस स्थिति में वो बिल पास ही नहीं हुआ। फिर उस स्थिति से जो है निपटने के लिए क्या किया संसद ने कि निर्णायक मत दे दिया किसको, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को, कि अगर मान लो बराबर अगर वोटों की स्थिति पड़ जाए ना, तो आप जो है भैया एक निर्णायक मत दे सकते हो, यानी आप डिसीजन का मत दे सकते हो। अगर आपने पक्ष में मत दे दिया तो बिल पास हो जाएगा, अगर आपने विपक्ष में मत दे दिया तो भैया वो बिल फिर पास नहीं होगा, ठीक है। यही बात ये कहना चाह रहे हैं। और ये करें, अगर मान लो हम जो है प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं किसके खिलाफ, राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ, उसको हटाने के लिए, तो उस स्थिति में वह जो है निर्णायक मत नहीं दे सकता, ठीक है। ये बात ये कहना चाह रहे हैं। और ना ही वो जो है उस परिस्थिति में फिर वो जो है उस सदन की अध्यक्षता करता है, ये बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है, वह बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है और मतदान की स्थिति में मत भी दे सकता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है ये, कि जब भी जो राज्यसभा का, यानी जो मान लीजिए कि राज्यसभा का अध्यक्ष है, ठीक है, अब अध्यक्षता कौन कर रहा है, उस समय राज्यसभा का अध्यक्ष कर रहा है, यानी कि उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। तो उपसभापति तो फिर उस समय जो है एक सामान्य सदस्य होंगे ना, वो अगर संसद में यानी राज्यसभा में अगर वो बैठे हैं तो वो फिर उस परिस्थिति में वो एक सामान्य सदस्य है, वो उस परिस्थिति में उपसभापति नहीं गिनाए जाएंगे, ठीक है। उपसभापति तो वो जब ही होंगे जब वो उस जो है जो कुर्सी होती है, ठीक है, जो राज्यसभा के अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है, ठीक है, वहां अगर वो बैठेंगे ना तब ही वो उपसभापति कहलाते हैं। यानी कि अगर मान लो उस स्थिति में कोई बिल आ रहा है कि जब वो अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उपसभापति जो है सदन में बैठे हैं एक साधारण सदस्य की तरह, तो वो फिर उस परिस्थिति में बोल भी सकते हैं और वोटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो है अध्यक्षता कर रहे हैं, मान लीजिए अध्यक्षता कर रहे हैं किसकी, राज्यसभा के सदन की, उपसभापति, तो उस परिस्थिति में वो जो है किसी भी प्रकार का वोट नहीं दे सकते, बस जो है केवल एक परिस्थिति के, वो भी मतदान बराबर होने की परिस्थिति में। आगे करें, सभापति के तरह ही उपसभापति भी नियमित वेतन और भत्ते का अधिकारी होता है। उसे संसद के द्वारा तय किया गया वेतन भत्ता मिलता है जिसका भुगतान भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यानी मित्रों वही बात जो राज्यसभा के अध्यक्ष और जो राज्यसभा के उपसभापति के बारे में कही जा रही है, क्या कि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है ना, उसको हम वेतन और भत्ते देते हैं कहाँ से, भारत की संचित निधि से, ठीक है। आगे कहते हैं कि राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका, वही बात मित्रों जो मैंने आपको लोकसभा के लेक्चर में बताई कि जो हम क्या करते हैं कि लोकसभा का एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, ठीक है। अब मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दोनों ही जो है उस समय नहीं है, तो उस परिस्थिति में फिर अध्यक्षता कौन करे सदन की, लोकसभा की। तो हमने उस लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा की थी क्या, कि जो है हम क्या करते हैं, हम जो है एक 10 सदस्यों को जो है एक तालिका बना देते हैं, यानी हमने 10 सदस्यों की एक टेबल बना दी, यानी उस 10 सदस्य के नाम हमने बता दिए कि मान लो कि अगर मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, तो उस परिस्थिति में इन 10 में से कोई भी व्यक्ति जो है उस सदन की अध्यक्षता कर सकता है। तो वही बात यहाँ पे भी कही जा रही है कि मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाए क्या, कि अगर मान लो राज्यसभा का उपसभापति या सभापति नहीं है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि हम जो है 10 सदस्यों को जो है मनोनीत कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर अध्यक्ष या यानी कि सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में वो फिर उस सदन की अध्यक्षता करते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, जब पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित न हो तो दूसरा व्यक्ति जिसे सदन ने निर्धारित किया हो बतौर सभापति काम करता है। और मित्रों ये कहना चाह रहा है कि मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई भी जो है उपसभापति यानी कि जो 10 सदस्यों का हमने पैनल बनाया और उन 10 सदस्यों में से कोई भी जो है उस सदन में उपस्थिति नहीं है, ठीक है, उपसभापति भी नहीं है, सभापति भी नहीं है और वो 10 सदस्य भी नहीं है, ठीक है। अब उस स्थिति में क्या होगा कि जिस व्यक्ति को हम जो है सदन की अध्यक्षता सौंपेंगे ना, तो फिर वो जो है उस सदन की अध्यक्षता करता है, यानी वो सभापति के रूप में काम करता है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। आगे कहता है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैनल का सदस्य उस कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकता जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है। इस समय यह सभापति का दायित्व होता है कि वह उपसभापति की नियुक्ति करे। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जितना जल्दी से हो सके हम चुनाव कराते हैं। यानी मित्रों ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि मान लो उपसभापति का जो है रिक्त जो है स्थान जो है नहीं है, यानी उपसभापति उस समय हमने चुना ही नहीं, ठीक है। तो उस परिस्थिति में जो है उस 10 सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति जो है सदन की अध्यक्षता नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो है हम क्या करते हैं उस परिस्थिति में, तो फिर हम जो है उपाध्यक्ष का चुनाव ही करते हैं। और फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे संसद के सचिवालय, यानी मित्रों आपने जो है कभी संसद का जो है टीवी पर जो है प्रसारण देखा हो तो आपने देखा होगा कि सभापति जो होते हैं, यानी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, जो सभापति होते हैं, ठीक है, उन सभापति के आगे जो है एक यानी पैनल बना हुआ कम से कम जो है 7-8 सदस्य उसमें बैठे रहते हैं और बीच में जो है एक मेन मुख्य यानी सदस्य होता है।
जो कि लोकसभा का महासचिव, या राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा का जो है महासचिव होता है। तो उसी की फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है, यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान हैं। उनकी भर्ती और सेवा शर्तें संसद निर्धारित करती है। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होते हैं। यानी मित्रों, मैंने जो आपसे अभी चर्चा की कि जब भी हम जो है संसद का कोई प्रश्न देखते हैं किसी भी सदन का, तो हम देखते हैं कि जो सभापति होते हैं उनके सामने जो है 7 से 8 सदस्यों का एक पैनल भी बना हुआ होता है, जिसमें जो है एक मुख्य अधिकारी होता है और चारों यानी आमने सामने जो है मुख्य जो है अधिकारी और बैठे रहते हैं। तो जो मुखिया होता है बीच में बैठा हुआ, तो वो जो है सदन का जो है सचिव, जो है सदन का क्या होता है, वो सदन का मुख्य सचिव यानी महासचिव होता है, और वह एक स्थायी अधिकारी भी होता है। आगे कह रहे हैं उसकी नियुक्ति जो है, कह रहा है वह एक स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि उसकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि लोकसभा की अगर अपन बात करेंगे तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं लोकसभा में कौन, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में करते हैं राज्यसभा के सभापति। ठीक है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं सदन के नेता के बारे में, यानी सदन का नेता कौन होता है, तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। यानी अगर हम लोकसभा में बात करेंगे ना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लोकसभा में सदन का नेता कौन है, तो आप कहेंगे भैया प्रधानमंत्री है। ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि वह लोकसभा का सदस्य या प्रधानमंत्री के द्वारा सदन की नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो, यानी मित्रों मान लीजिए या तो सदन का नेता कौन हो सकता है, लोकसभा का प्रधानमंत्री। ठीक है। या तो लोकसभा के जो है प्रधानमंत्री सदन के नेता हो सकते हैं, या फिर जो है सदन का नेता वो होगा जिसको प्रधानमंत्री ने मनोनीत कर दिया हो, और वो भी कौन, जो लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक है। लेकिन या तो कोई वो मंत्री भी हो सकता है। ठीक है, ये बात कहना यहाँ पे चाह रहे हैं। और करें राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है, और राज्यसभा का सदस्य भी, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी मित्रों, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में सदन का नेता कौन होगा, तो कह रहा है लोकसभा में तो या तो हो सकता है प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री किसको मनोनीत करे। ठीक है। या फिर राज्यसभा में कौन होगा, या तो होगा, यानी राज्यसभा में तो यहाँ बात की जाती है कि राज्यसभा में जिस भी व्यक्ति ने, यानी जिस भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में मनोनीत कर दिया, तो वो व्यक्ति जो है राज्यसभा के सदन का नेता के रूप में कहा जाएगा, और वो राज्यसभा का सदस्य भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के नेता के बारे में, यानी कि विपक्ष का नेता की जो है यहाँ चर्चा की जा रही है। और जो है वर्तमान में जो है आप अगर देखें तो कोई भी जो है, यानी कि कोई भी पार्टी जो है इतनी लायक नहीं है कि वर्तमान में विपक्ष का पद वो धारण कर सके। कह रहे हैं संसद के दोनों सदनों में एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होनी चाहिए। इतनी संख्या पर ही उसे नेता का, विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिलती है। यानी फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहे हैं कि जो है मैंने अभी आपसे कहा कि वर्तमान में जो है कोई भी लोकसभा में जो है विपक्ष का नेता नहीं है, तो यही बात कह रहे हैं कि जिस भी पार्टी को, मान लो जिस भी पार्टी को जो है विपक्ष का पद, यानी कि विपक्ष का पद मिलना है, तो उस पार्टी के पास इतनी सीटें होनी चाहिए, कितनी, जितनी लोकसभा के जो है सदस्य, यानी लोकसभा में कितनी सीटें हैं 545, और 545 सीटों का जिस भी पार्टी के पास जो है 10% हिस्सा, यानी 55 सदस्य लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास उपस्थित है, वो पार्टी जो है लोकसभा में विपक्ष का पद धारण करने के लिए जो है, यानी वो पार्टी फिर विपक्ष की पार्टी कही जाती है, और उस पार्टी का नेता जो है विपक्ष का नेता चुन लिया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो है किसी भी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका काम होता है सरकार के कार्यों की उचित आलोचना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1970 में महत्ता मिली। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने विपक्ष के नेता का चुनाव करते हैं हम लोकसभा और राज्यसभा में, तो जो नेता होता है ना विपक्ष का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कहाँ, सरकार में, संसदीय व्यवस्था में। यानी संसदीय व्यवस्था के बारे में मैंने आपको जो है विस्तृत रूप में बताया था, जो है अलग से लेक्चर डाला हुआ है। मित्रों, जितने भी जो है नए व्यूअर्स इन वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी पुराने भी देख रहे हैं, मैं सभी से कह रहा हूँ कि आप जो है भैया जो है बार बार उन लेक्चर्स को जो है रिविजन करते रहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम जो चीज़ें सुनते हैं ना, आप विश्वास नहीं करोगे, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो जो है कम याद होती है हमारे को। लेकिन आज मैं जो, मान लो अब मैं जो है इस समय बोल रहा हूँ, तो आपके जो कानों में बात जा रही है ना, और आप जो देख रहे हैं, तो दो प्रकार से जो है हमारा जो फोकस बनता है। इस कारण से जो है मित्रों, सुनते हैं ना हम चीज़, तो वो ज़्यादा हमें याद रहती है। तो इसी कारण से कह रहा हूँ कि आप जो है बार बार लेक्चर्स को सुनते रहा करो। और मित्रों, जो है संसदीय व्यवस्था की मैंने जब जो बताई आपको, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है ना, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात मैंने उस समय भी बताया था।
तो ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष का नेता होता है ना, वो संसदीय व्यवस्था में क्या करता है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार में। कैसे? जो वो क्या करता है कि जो सरकार की जो है उचित आलोचना, यानी गलत आलोचना नहीं करना, गलत तो कोई भी कर सकता है, आलोचना करना तो जो है व्यक्ति का काम ही होता है, लेकिन ये करें उचित आलोचना की जानी चाहिए। यानी मान लो सरकार कोई बिल लेके आई, ठीक है, और वो गलत लेकर के बिल लेकर के आई और गलत तरीके से उसने पास भी करवा दिया, तो जो उसकी आलोचना होगी ना, फिर वो उचित आलोचना होगी। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि विपक्ष का नेता उचित आलोचना करता है और इसके अलावा जो है वैकल्पिक सरकार की स्थापना भी करता है। यानी मित्रों, अगर विपक्ष का नेता क्या करे, ये कह रहा है कि अगर मान लो सरकार को उस समय बहुमत जो है सरकार का गिर जाए उस सदन में उस समय, तो फिर जो विपक्ष होता है ना, उसको सरकार बनाने का मौका दिया जा सकता है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि मित्रों उसी के पास तो फिर जो है सबसे ज़्यादा सीटें जो है उस सदन में है, तभी तो उसको विपक्ष का पद धारण हुआ है, विपक्ष का पद हमने तभी तो उसको दिया है। तो उसी कारण से जो है वो फिर सरकार की जो है स्थापना भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि 1977 में हमने लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को जो है महत्ता मिली थी और उसको वेतन भत्ते सभी सुविधाएं जो है कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती है। सन 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि क्या हुआ कि जो विपक्ष का नेता होता है ना, उसको वेतन भत्ते जितनी सुविधाएं मिलती है वो किस तरह मिलती है, जो कैबिनेट मंत्री होता है, यानी जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री होता है। और कैबिनेट मंत्री कौन? जिसके पास जो है मुख्य यानी मेन जिसको मिनिस्ट्रीज हम दे देते हैं, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं। जैसे रक्षा, विदेश, वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्री, तो ये होते हैं ना, ये कौन होते हैं? ये जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो इनको जितनी सुविधाएं हम देते हैं उतनी ही सुविधाएं हम विपक्ष के नेताओं को भी देते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। और उसका जो पद था विपक्ष का नेता का, उसको जो है हमने मान्यता कब दी? सन 1965 में। और आगे कह रहे हैं इसी तरह काम करने वाले नेता को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहते हैं। यानी अमेरिका में इस नेता को क्या कहते हैं हम? अल्पसंख्यक नेता। आगे करें, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था है जिसे शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। इसे विपक्षी दलों के द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। यानी मित्रों, ये क्या कर रहे हैं कि जो ब्रिटेन की जो व्यवस्था है, ठीक है, जो राजनीति ब्रिटेन में होती है, उस व्यवस्था की यहाँ पे बात की जा रही है कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है, एक विशेष व्यवस्था होती है। जो ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें जो है एक अलग से हम कैबिनेट की व्यवस्था करते हैं। कौन सी? शैडो कैबिनेट होता है। और वो कौन गठन करता है? यानी वो करता है विपक्षी दल। यानी एक तो होता है जो है सरकार में कैबिनेट, एक हो रहा है विपक्ष के द्वारा कैबिनेट। तो जो विपक्ष कैबिनेट गठित करता है ना, वो कहाँ करते हैं? ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था में करते हैं, ठीक है। और वो क्यों करते हैं? ताकि जो है सरकार जो है उसके साथ जो है हम तुलना कर सकें, यानी सरकार की हम उचित आलोचना कर सकें। अगर मान लो सरकार अगर गिर जाए तो उस परिस्थिति में वो क्या करता है? फिर सरकार भी बना लेता है, ठीक है। इसे विपक्षी दलों के द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और उस अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। मित्रों, अगर सरकार वहाँ की गिर जाती है तो जो है वो फिर सरकार बना लेते हैं और जो उसमें यानी जो शैडो कैबिनेट में जो सदस्य शामिल होते हैं ना, उनको जो है ये क्या करते हैं कि जो है हाँ पहले ही जो निर्धारित कर लेते हैं, अगर मान लो यहाँ सरकार गिर जाएगी तो हम क्या करेंगे, आपको जो ये मंत्री बना देंगे, आपको ये मंत्री बना देंगे। तो इसी प्रकार से जो है भविष्य के मंत्री के तौर पर जो है इनको तैयार भी किया जाता है। इसमें प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। यह शैडो कैबिनेट सरकार परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया कराता है। इसलिए आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा। मित्रों, मैंने जो है आपको पहले भी चर्चा की थी, ठीक है, और आज मैं फिर बता रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं कि जो शैडो कैबिनेट होता है ना, वो मैंने अभी आपको बताया कि अगर सरकार गिर जाती है तो सरकार गिरने पर वो जो है सरकार बना देता है। और मित्रों, एक संदर्भ मैंने आपसे पहले चर्चा की कि जो आइवर जेनिंग्स थे उन्होंने क्या कहा था कि जो विपक्ष का नेता होता है ना, वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि सरकार अगर गिर जाती है तो विपक्ष के नेता के द्वारा जो है फिर विपक्षी पार्टी जो होती है वो सरकार बना लेती है और विपक्ष का नेता जो है ज़्यादातर समय जो है फिर उस पार्टी के माध्यम से जो है वो सरकार का प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। और सरकार पर परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया कराता है। यानी सरकार जो है अगर गिर जाती है तो वो जो है फिर वो कैबिनेट बना लेते हैं और अपनी सरकार चलाते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, अब हम बात करेंगे मित्रों व्हीप या सचेतक के बारे में। यानी आपने जो है कई बार सुना होगा कि सरकार ने जो है व्हीप जारी कर दिया। तो जो व्हीप होता है वो क्या होता है, तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है, यद्यपि सदन के नेता एवं विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित नहीं। यानी मित्रों, आप इस बात को याद रख लेना, सदन का नेता और विपक्ष के नेता, इन दोनों पदों का हमने संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। कई बार मित्रों एग्जाम्स में यही पूछा जाता है और कई बार जो है स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि इनमें निम्न में से कौन सा सही है, क्या विपक्ष के नेता का पद का हमने संविधान में जो है
वर्णन किया है, या फिर जो है कई बार ऐसा भी पूछा गया है एग्जाम्स में कि लाभ का पद जो होता है, कई बार मैंने आपको बताया है लाभ के पद के बारे में, और अब भी जो है कई बार संदर्भ आएगा लाभ के पद का। तो जो लाभ का पद जो होता है उसका भी मित्रों हमने संविधान में किसी भी प्रकार का जो है वर्णन नहीं किया है। इसी के अलावा हमने जो है जो मार्शल लॉ है, अल्पसंख्यक है, ठीक है, इन सभी शब्दों का भी हमने जो किसी प्रकार का संविधान में वर्णन नहीं किया है। आप इस बात को याद रख लेना। आगे कह रहे हैं, फिर भी इन्हें सदन के नियम और संसदीय विधि में क्रमशः उल्लिखित किया गया है। मित्रों जो संसद के कानून हैं, ठीक है, जो संसद के नियम हैं, उन सभी में जो है हमने जो है इन सभी पदों का जो है वर्णन किया है। दूसरी ओर विहिप कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में, न ही सदनों के नियम और न ही संसदीय संविधि में किया गया है, संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। मित्रों ये कह रहा है कि जो है जिस प्रकार से सदन के नेता और विपक्ष के नेता का जो वर्णन है उसका वर्णन हम करते हैं कहाँ, संसद के नियमों में, लेकिन जो है विहिप है उसका तो हमने कहीं भी वर्णन नहीं किया, चाहे संविधान हो, चाहे संसद के कानून हो, या संसद की किसी भी जो है नियम हो। लेकिन ये तो हमने कैसे बनाया कि संसद की परंपरा चल रही है और इस परंपरा के आधार पर जो है ये आधारित होता है पद, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे करें, प्रत्येक राजनीतिक दल का चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में संसद में अपना विहिप होता है, उसे राजनीतिक दल के द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी मित्रों क्या करें कि कोई भी सदन हो संसद का, और उस सदन में जो है कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, प्रत्येक पार्टी का अपना जो व्हीप होता है। यानी मित्रों आप ऐसा समझ लो, एक व्यक्ति होता है, उसको क्या कहते हैं, व्हीप या सचेतक कहते हैं। वो क्या काम करता है, वो राजनीतिक दल के रूप, जो राजनीतिक दल होता है ना, जो भी पार्टी होती है उस पार्टी, यानी जो भी पार्टी होती है वो अपना एक व्हीप, यानी एक जो है व्यक्ति को व्हीप बना देती है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जब भी मान लो कोई भी बिल आता है ना सदन में, तो वो क्या कर देता है, वो पार्टी उस व्यक्ति को कह देती है कि भैया आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो है आप, यानी हमारी पार्टी में जितने भी व्यक्ति हमारी पार्टी में शामिल हैं इस सदन में, ठीक है, इस सदन की बात की जा रही है, जिस सदन में हम बिल ला रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जो है हमारी जितनी भी पार्टी के सदन में सदस्य हैं उन सभी को इकट्ठा करो, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन वो सभी सदस्य उस सदन में शामिल होने चाहिए। ये काम उसको जो है हम सौंपते हैं, बस इतनी सी उसकी जिम्मेदारी होती है। आप जो है इस बात को समझ लीजिए। वही बात यहाँ आगे कही जाएगी, कह रहा है उसे राजनीतिक दल के द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करे, और वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वे विहिप के निर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है। यानी मित्रों वो बात मैंने आपको बताई कि जब भी पार्टी में कोई बिल आ रहा है या किसी बिल के पक्ष में या विपक्ष में हमें वोटिंग करनी है, तो जो पार्टी होती है, जिस भी सदन में बिल लाया जा रहा है, तो वो पार्टी उस व्यक्ति को कह देती है कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, जितने भी जो सदस्य हमारी पार्टी के हैं ना, आप भैया जिस दिन हम बिल लाएंगे उस दिन आप इन सभी सदस्यों को जो है हमारे सदन में, यानी अपने सदन में जो है उपस्थित रखना, और जो है हम चाहे हमें किसी बिल को जो है यानी पास करना है या जो है उसको पास नहीं करना है, तो उन सभी के बारे में जो है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और आगे कहते हैं कि वो क्या करता है, विहिप या सचेतक जो है, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने जो है उसके निर्देशों का पालन नहीं किया, उस दिन सदन में उपस्थित नहीं हुआ, तो वो पार्टी फिर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी कर देती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, आज हमने चर्चा की लोकसभा के उपसभापति के बारे, सॉरी राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको बताया संसद का सचिवालय बताया, फिर सदन के नेता की भी हमने चर्चा की, ठीक है। और फ्रेंड्स अगले सत्र में जो हमारा अगला जो लेक्चर होगा, अगला जो हमारा भाग आएगा संसद का, उसमें हम मित्रों चर्चा करेंगे किसके बारे में, संसद के सत्रों के बारे में, यानी संसद का सत्र कब आहूत करता है, कौन करता है, और कितना जो है दो सदनों के बीच कितना समय होना चाहिए संसद के। तो उन सभी की चर्चा हम जो है विस्तृत रूप से करेंगे अगले के अध्याय में। और सदन के स्थगन, सत्रावसान, यानी अभी तो मित्रों बहुत हमारा संसद का भाग बाकी है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। और हाँ मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मेरी वीडियो जितनी भी आती है यूट्यूब पे, तभी आपको जो है वो मेरी वीडियो जो है आपके मोबाइल में पहुँचेगी, ठीक है। और अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर देवें, और जितने भी लेक्चर्स जो है मैं डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, जो है आप सभी लेक्चर्स को सुनते रहे, क्योंकि सुनने से जो है हमारे, यानी कि हमारी जो हमारा बायोलॉजिकल एनाटॉमी है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारा जो शरीर सुनता है ना, जब हमारे कान सुनते हैं तो ज़्यादा हमारी चीज़ें याद रहती है। आपने भी कई बार जो है इस चीज़ को गौर किया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।